नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए समझौते वाली शादी। ऑफिस से थकी हारी सुमन बस का इंतजार कर रही थी। बस स्टॉप पर खड़े खड़े थकान के कारण ही उसकी आंखें बंद होने लगी थी। आज का दिन बहुत भारी था। सुमन एक कंपनी में बतौर एचआर काम करती थी। वह अपने काम में अच्छी थी, लेकिन उसकी एक कमी बाकी हर चीज पर भारी पड़ जाती थी। सुमन का रंग। हमारे देश में अगर आपका रंग पक्का है तो आपकी उपलब्धियां थोड़ी फीकी पड़ जाती है। आपके लिए इतनी समस्याएं शुरू हो जाती है कि बताया नहीं जा सकता है। सुमन के साथ भी कुछ ऐसा ही था। काम अच्छा होने के बाद भी उसका प्रमोशन नहीं हो पाता था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी अगर ऐसा हो तो बुरा तो लगेगा ही। ऐसा नहीं था कि सुमन के लिए सिर्फ ऑफिस ही परेशानी का कारण था। सबसे बड़ी समस्या थी उसका घर। बस आई और सुमन अपना बैग लिए उस पर चढ़ गई। आज बस में थोड़ी ज्यादा ही भीड़ थी। सुमन को लग रहा था कि आज तो किसी तरह से बिस्तर मिल जाए। कंपनी ने इन दिनों हायरिंग का थोड़ा ज्यादा काम दे रखा था। घर से 1 घंटे की दूरी पर ऑफिस था और आज सुमन इतना थक गई थी कि उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। देर सवेर उसे सीट मिल ही गई और उसे नींद भी आ गई। कंडक्टर ने उसे हिलाकर उठाया, तब पता चला कि उसका स्टॉप तो निकल गया। फिर आगे जाकर उतरी और दूसरी बस लेकर किसी तरह से घर पहुंची। घर पर एक और तूफान था जो उसका रास्ता रोके खड़ा था। घर जाते ही सुमन को माता पिता ने एक नई न्यूज दी। फिर से उसे रिश्ते वाले देखने आ रहे थे। सुमन के लिए यह किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। हर बार उसे लड़के रिजेक्ट करके जाते और सुमन को इसके लिए बहुत सुनना पड़ता। सुमन बहुत गुणी थी और घर और ऑफिस को बहुत अच्छे से संभाल लेती थी, लेकिन उसका रंग जैसे उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया था। लड़के वाले उसके रंग को लेकर ना जाने कैसे कैसे कमेंट करते और फिर घर वाले भी उसे सुनाते। कल भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सुमन आज बहुत थकी थी, लेकिन उसे कल ऑफिस से छुट्टी लेने को कह दिया गया था। उसे हिदायत दे दी गई कि वो दुनिया भर के लेप लगाकर अपने चेहरे को मेकअप से ढककर लोगों के सामने आए। अपनी पहचान बदलकर सुमन कुछ ऐसे दिखे जिससे उसकी शक्ल ही बदल जाए। पर कितनी भी फेयरनेस क्रीम लगा लीजिए जनाब, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी शक्ल नहीं बदल सकती है। खैर, सुमन ने छुट्टी की अर्जी डाली और बॉस का मेल भी आ गया। सुमन को लिखित वार्निंग दी गई थी कि उसके काम का रिव्यू किया जाएगा। अब बॉस को उसकी शक्ल खलने लगी थी। सुमन ने वो कड़वा घूंट भी पी लिया और फिर एक और मेहनत के लिए तैयार हो गई। लड़के वालों के आने का समय हो चला था। लड़के वाले घर के अंदर आए और सुमन ने लंबी सांस ली। साड़ी पहनकर सुमन तैयार हो गई थी। अगर कोई पारखी हो तो देखे कि वह कितनी खूबसूरत है और कितनी मेहनती। लेकिन लोगों को तो सिर्फ ऊपरी रंग दिखता है। लड़के वाले बैठ गए और बातें शुरू हुई। सुमन का छोटा भाई भी उनके साथ जाकर बैठ गया। माँ पापा तो आव भगत में ही लगे हुए थे। लड़का किसी ऑफिस में जूनियर अकाउंटेंट के पद पर है। उसकी हाइट भी सुमन के मामले में थोड़ी कम है और पेट बाहर निकला हुआ है। कोई दूर से देखे तो समझ जाए कि पान मसाले का शौकीन है। सुमन को चाय लेकर आने को कहा गया। आज के जमाने में भी लड़कियों को ये सब करना ही पड़ता है। सुमन चाय लेकर पहुंची और लड़के की माँ ने देखते ही मुंह बना लिया। तस्वीर में तो इतनी काली, मेरा मतलब है पक्के रंग वाली नहीं दिख रही थी। मेरी एक बात मानिए बहन जी, फोटो की इतनी एडिटिंग मत करवाया करिए। लोगों को लग सकता है कि आप उन्हें धोखे में रखकर बुला रही हैं अपने घर। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उन्होंने कहा और खुद ही हंस दी, जैसे मजाक के बहाने ताना मार रही हूँ। काली शब्द सुनकर सुमन वैसे भी अपने कान खड़े कर लेती है। उसने बचपन से यही शब्द तो सुना है अपने लिए। अब आ ही गए हैं तो बच्चों को एक साथ बात करने देते हैं। लड़के की माँ ने ऐसे कहा जैसे वह एहसान कर रही हो। लड़का उठा और सुमन के साथ चला गया। मेरा नाम प्रांजल है, उसने कहा। मुझे ना घरेलू लड़कियां अच्छी लगती है, खाने पीने का शौक है और हाँ, मेरी शादी को लेकर कुछ उम्मीदें हैं। आप कहे तो मैं बताऊं।
उसने कहा और बिना सुमन की मर्जी जाने बस अपनी बातें थोप दी। जैसा मैंने बताया कि खाने का बहुत शौक है मुझे, तो मुझे मेड के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। वो तो मेरी बीवी को ही बनाना पड़ेगा। मुझे आपके जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं, मेरी पूरी इजाजत रहेगी, लेकिन सैलरी घर के खर्च में देनी होगी। ऐसा ना हो कि आप सैलरी अपने मेकअप वगैरह में खर्च करें। वैसे देखकर लगता तो नहीं कि ज्यादा मेकअप करती होंगी, लेकिन फिर भी बताना सही रहता है, उसने कहा। और जैसे सुमन के मन में कोई कांटा चुभ गया। उसने खड़े खड़े 2 मिनट के अंदर सुमन की बेइज्जती कर दी थी। सुमन ने उससे कुछ नहीं पूछा। मैं महीने के 40,000 कमाता हूँ, वह हमारे खर्च के लिए काफी है। और आपकी जितनी भी सैलरी है वो मम्मी को दे सकते हैं सेविंग्स के लिए। उसने तो पूरा प्लान ही सेट कर लिया था। सुमन खुद 80,000 महीना वेतन पाती थी। उसने कुछ नहीं कहा और उनके जाने का इंतजार किया। लगातार तानों को सुनने के बाद आखिरकार वो लोग चले गए। सुमन ने अपने माता पिता से कहा कि उसे लड़का पसंद नहीं है। फिर क्या था? हाँ, तुम तो महारानी विक्टोरिया हो ना, जिसे लड़का पसंद नहीं आएगा। इस साड़ी में कितनी काली लग रही हो। कम से कम कोई ऐसी पहनती जिसमें तुम अच्छी लगो। ऊपर से खुद कह रही है कि लड़का पसंद नहीं है। जीवन भर यही बैठे रहना है क्या हमारे सिर पर? एक बोझ कम हो सिर से तो आगे बढ़कर कुछ सोचे। माँ के ये शब्द सुनकर सुमन और टूट गई। यकीनन सुमन इंडिपेंडेंट थी, लेकिन उसे अभी भी बोझ ही समझा जा रहा था। सुमन की सुंदरता देखने वाला शायद इस दुनिया में कोई था ही नहीं। उसके अपने माता पिता भी उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करते थे। सुमन को सारी बातें समझाई गई कि कैसे शादी में समझौता करना होता है। उसे भी समझौते वाली शादी करनी थी। अगले दिन लड़के वालों का फोन आया और लड़के वालों का फोन आते ही घर में एक अजीब सी शांति फैल जाती है। हर बार यही हाल, वो किसी ना किसी बात का बहाना बनाते हैं और सुमन को रिजेक्ट करके चले जाते हैं। पर सुमन को पता है कि कारण क्या है। इस बार कुछ अलग होने वाला है। इस बार लड़के वालों ने हाँ कर दी है। सुमन की माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार तेरी शादी तय हो ही गई। लड़के वालों ने हाँ कर दी है और मिलने बुलाया है, उन्होंने कहा। और सुमन को लगा कि उसके जीवन का सबसे बड़ा समझौता उसके सामने आ गया है। उसने पापा की तरफ देखा और वो चुप थे। वो हमेशा से चुप ही तो थे, माँ के आगे ज्यादा बोलते नहीं थे। पर सच ये है कि वो माँ के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए बंधे थे। पापा के लिए सबसे बड़ी चीज थी समाज, और उन्हें उसके आगे और कुछ नहीं दिखता था। सुमन 31 साल की हो गई थी और समाज अब बातें बनाने लगा था। इसलिए पापा कुछ नहीं बोल रहे थे। बचपन से लेकर आज तक सुमन ने अपने माता पिता से भी अपने काले रंग की दुहाई सुनी है। इसलिए तो उसे लगता है कि दुनिया वाले कुछ भी बोले, घर वालों से लड़ना आसान नहीं होता। लड़के वालों के घर जाने की तैयारी होने लगी। पापा और मम्मी ने दुनिया भर की मिठाई के डिब्बे और शगुन के लिफाफे पैक कर लिए। फलों की टोकरी को इस तरह से सजाया गया जैसे भगवान को अर्पित की जा रही हो। सुमन का मन नहीं कर रहा था कि ये लोग जाएं, लेकिन माँ पापा कहाँ सुनने वाले थे। वो लोग गए और सुबह से शाम हो गई। सुमन का छोटा भाई भी गया था और सुमन को इसकी खबर थी। सुमन का मन आज ऑफिस में नहीं लग रहा था। उसे डर था कि माँ पापा उसकी जिंदगी का फैसला बिना उसे पूछे करने वाले हैं। शाम को जब तक वह घर पहुंची, घर का माहौल बदल चुका था। माँ ने सुमन के आते ही उसके मुंह में मिठाई ठूंस दी। लो, तय हो गई तुम्हारी शादी, उन्होंने कहा। और सुमन को लगा कि माँ ने छुरी चला दी हो। पर माँ, मुझे नहीं करनी उस लड़के से शादी, इतना उसने कहा। और माँ का रुख बदल गया। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सुमन के चेहरे पर एक तमाचा मार दिया। नहीं करनी शादी? ऐसे कैसे नहीं करनी? तुझे पता भी है कि तेरी इस शादी के लिए हमने कितना इंतजार किया था। पर नहीं, तुझे तो हमारी नाक कटवानी है। एक तो लड़के वालों ने किसी तरह से शादी के लिए हाँ कर दी है, ऊपर से महारानी जी के नखरे ही खत्म नहीं होते हैं। वो बड़बड़ाई जा रही थी और सुमन की कोई सुन नहीं रहा था। पिताजी ने इस बार भी देखा और चुप हो गए।
सुमन ने अपने कमरे में गई और रोने लगी। इतने में छोटा भाई सोहम आ गया। दीदी, वो घर इतना अच्छा नहीं है। मैंने देखा उस लड़के को भी। वो बार बार पान मसाला खा रहा था। तुम पिताजी से कहो तुम्हारी शादी वहां ना हो, उसने कहा और सुमन को गले लगा लिया। इतने लोगों में एक वही था जिसने सुमन को थोड़ा सुकून दिया था। सुमन ने अपने पिताजी से बात करने के बारे में सोचा। उनके साथ सुबह वॉक पर गई और उसने कहा, पिताजी, मैं खुद कमाती हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि इस शादी में आप लोग जल्दी कर रहे हैं? मुझे पता है कि यह शादी मेरे लिए समझौता होगी। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी ने उसकी तरफ देखा, उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटा, समाज का यही नियम है, समझौता तो सभी करते हैं। मेरी नौकरी ज्यादा थी तो तेरी माँ ने समझौता किया और एक काले इंसान से शादी कर ली। तेरी माँ ने जीवन मेरे साथ काटा। मैंने समझौता एक किया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे उससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती, इसलिए मैं हर वक्त उसकी बातें सुनता हूँ। पिताजी ने कहा, देख बेटा, शादी तो करनी ही है ना। जिंदगी भर तुझे घर भी नहीं रख सकते हैं। समाज वाले दुनिया भर की बातें बनाएंगे। हमारे लिए तो यही जरूरी है कि हम तेरी खुशी देखें, लेकिन तू भी तो हमारी खुशी देख। मुझे हार्ट की समस्या है। क्या तू अपने पिता को ये खुशी भी नहीं देगी कि तेरा कन्यादान करके वो अपनी जिम्मेदारी से निर्भीत हो जाए? तेरा भाई अभी कुछ कमाता नहीं है, उसकी जिम्मेदारी भी है। और फिर वो लोग तो तुझे शादी के बाद नौकरी भी करने देंगे। तू अपनी जिंदगी खुद अपने हिसाब से जिएगी। लड़का दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन बेटा, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाता है। पिताजी सुमन को समझाते जा रहे थे और ना जाने कितनी हिदायतें देते जा रहे थे। सुमन सुन रही थी और उसे कुछ और समझ नहीं आ रहा था। पिता के लिए वो समझौता करने के लिए तैयार हो गई। दिन भर का काम करने के बाद रात होते ही अपने बिस्तर पर आकर लेटी तो उसके फोन पर एक मैसेज आया था। मैं प्रांजल, तुम्हारा नंबर तुम्हारी मम्मी ने दिया है ताकि हम आपस में बात कर लें। हमारे घर वाले बहुत ओपन माइंडेड है, इसलिए दिक्कत नहीं होती है। मैं कह रहा था कि तुम अपनी सैलरी स्लिप भेज दोगी क्या? वो मम्मी को देखनी है। उन्होंने कहा है। मैसेज में ये नहीं लिखा था कि सुमन कैसी हो, बस यह जानना था कि सुमन की सैलरी कितनी है। सुमन समझ गई थी कि शादी के लिए हाँ करने का कारण क्या था। उसकी सैलरी लड़के से बहुत ज्यादा थी। अपनी पूरी सैलरी उसे मम्मी के हाथ में देनी होगी, यह भी सुमन को पता चल गया था। अब 2 दिन बाद वो लोग शगुन लेकर आने वाले थे, पर सुमन के लिए अभी एक और बड़ा झटका बाकी था। सुमन से जिस तरह से सैलरी स्लिप मांगी गई थी, उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ पैसों की शादी है और लेन देन के आगे और कुछ भी नहीं। सुमन ने अपनी सैलरी स्लिप दे दी और उस दिन की छुट्टी का नोटिस बॉस को दे दिया। सुमन की जिंदगी में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही थी। फिर ऑफिस में शांति कैसे रह सकती थी? बॉस ने सुमन को कहा कि अगले ही दिन उसके काम का रिव्यू होगा। उसे यह साबित करना होगा कि जितना काम वो करती है वह सही है या नहीं। उसे डिमोशन की धमकी भी दे डाली। सुमन को पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। उसका बॉस नहीं चाहता कि वो प्रमोट हो और यही चक्रव्यूह बुना गया है उसके लिए। ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में हर कर्मचारी को पता होगा कि उसके कारण समस्या कितनी ज्यादा हो जाती है। शगुन वाले दिन सुमन गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो गई। अगर कोई पारखी नजर से देखे तो सुमन वाकई बहुत सुंदर लग रही थी। रंग भेद हमारे देश में इतना ज्यादा है कि लोग यह नहीं समझ पाते कि वाकई इसके कारण किसी की जिंदगी खराब हो सकती है। सुमन में कोई कमी नहीं है, लेकिन आज वो एक और समझौता करने जा रही है। लड़के वाले आए और सुमन को देखकर लड़के की माँ ने कहा, चलो, आज कम से कम ठीक ठाक दिख रही है। मेकअप सही किया है। रिश्तेदारों के सामने इज्जत बच जाएगी कि प्रांजल के लिए इतनी बुरी लड़की नहीं चुनी हमने। सुमन को ऐसा लगा जैसे किसी ने लावा उसके कानों में घोल दिया हो। उसके मन में आया कि वो कहे, इतनी ही नापसंद हूँ
तो हाँ क्यों कर दी, लेकिन पिताजी की शक्ल देखकर चुप हो गई। सुमन फिर भी चुपचाप उनके पैर छूने के लिए झुक गई। उसे अभी जिंदगी भर यही सब सुनना है। प्रांजल आया, खादी का कुर्ता पहनकर। इस वक्त उसका पेट थोड़ा ज्यादा ही निकला हुआ दिख रहा था। फिर से पान मसाले की खुशबू से सराबोर। इस बार पान मसाले के साथ धुएं की स्मेल भी आ रही थी। जी हाँ, प्रांजल स्मोक करके आया था। एक और समझौता सुमन ने अपने जिम्मे ले लिया। सुमन मान चुकी थी कि उसके जीवन में खुशियां नहीं आने वाली है। अरे, लड़की तो बहुत काली है, पता नहीं क्यों शादी कर रहे हैं। जैसी कई बातें सुमन ने दिन भर सुनी। शायद लोग यह भूल गए थे कि सुमन भी इंसान है। जो दिन सुमन के लिए खुशी से भरा होना चाहिए था, उसमें सिर्फ ताने और कड़वे बोल ही सुने थे सुमन ने। लड़के वालों ने सुमन को शगुन में 1100 रुपए का लिफाफा दिया था, और सुमन के घर वालों ने लड़के को पहले से ही 5000 रुपए का शगुन, फल, मिठाई, लड़के वालों के लिए कपड़े और ना जाने क्या क्या दे दिया था। उन्हें बस इस बात की फिक्र थी कि बेटी विदा हो जाए। उन्हें इस बात से मतलब नहीं था कि बेटी की शादी करके वो लोग उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। किसी तरह से ये दिन खत्म हुआ और सुमन ने ऑफिस में कल की तैयारी करनी शुरू कर दी। ऑफिस में क्या होगा पता नहीं। इतने में सोहम उसके पास आ गया। दीदी, मैंने हमेशा से लोगों से यही सुना है कि लड़कों को चुप नहीं रहना चाहिए, लेकिन मेरी मानो तो लड़कियों को भी चुप नहीं रहना चाहिए। जो हो रहा है सही नहीं हो रहा, लेकिन तुम कुछ नहीं बोल रही हो। अपनी जिंदगी के मालिक हम खुद होते हैं। अपनी जिंदगी की हीरोइन तो तुम बन ही सकती हो। इतना कहकर सोहम एक लिफाफा देकर चला गया। लिफाफे में एक कागज पर लिखा था, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सुमन को लगा कि उसका भाई कितना बड़ा हो गया था। एक छोटी सी बात ने उसे कितना कुछ समझा दिया था। सुमन को लगा जैसे उसके छोटे भाई की एक छोटी सी बात ने उसे दुनिया भर की ताकत दे दी है। सही तो है, सुमन के पास कोई अपना तो था जो उसके साथ खड़ा था। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, और यही हुआ सुमन के साथ भी। शादी के बारे में तो बाद में सोचा जाएगा, फिलहाल रिव्यू से निपटा जाए, सुमन ने सोचा और आगे बढ़ गई। सुबह होते ही सुमन ऑफिस के लिए तैयार हुई और इस बार अपने साथ बहुत सारी फाइलें, टेस्ट रिकॉर्ड ले गई। ऑफिस जाकर उसने प्रिंटर को काम पर लगाया और प्रिंट्स देने शुरू किए। इससे पहले कि सुमन का रिव्यू शुरू होता, वो सब कुछ लेकर सीधे चेयरमैन के पास पहुंच गई। किस्मत से उस दिन उसका बॉस थोड़ा देर से आने वाला था। उसे पता था कि आज वो सुमन को डिमोट करके अपनी पसंदीदा कैंडिडेट को प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर देगा। जब रिव्यू के लिए बैठे तो सुमन कॉन्फिडेंट थी। उसके बॉस को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने कहना शुरू किया, सुमन, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। तुम अपना काम समय पर नहीं करती हो, और ये इतनी छुट्टियां की बस। ये कोई तरीका है प्रोफेशनलिज्म का? पिछले दिनों में तुमने बस 2 ही हायरिंग की है। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। उसने कहा और फाइल खोली। जी सर। आप अपनी फाइल खोलिए और मैं अपनी खोलती हूँ, सुमन ने कहा और अपना पुलिंदा टेबल पर रख दिया। इतने में खुद चेयरमैन सर वहां पहुंच गए। विवेक जी, मैंने सुना है आप रिव्यू कर रहे हैं। चलिए, मैं भी इस रिव्यू का हिस्सा बनता हूँ, चेयरमैन ने सुमन के बॉस से कहा। वहां सुमन ने कहना शुरू किया, सर, मैं पिछले 2 सालों से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हूँ, लेकिन मेरे सारे काम को आप अपना बताकर आगे बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा काम किया है। इतना ही नहीं, मैंने आपका भी काम किया है। मेरे पास आपके सारे मैसेज और मेल्स का रिकॉर्ड है। 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे ऑफिस में मैं रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपका काम पूरा करना था। मेरे पास वो रिकॉर्ड्स भी है जहां आपने मुझे धमकाया है। आपने मेरे काम को अच्छा ना बताकर सिर्फ अपना काम निकलवाया है, और अब मेरा हक, मेरा प्रमोशन भी छीन रहे हैं। सुमन के अंदर ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी कि उसने अपना सारा गुबार निकाल दिया।
विवेक जी हक्के बक्के रह गए। विवेक जी, अब आपको कुछ कहना है? चेयरमैन जी ने पूछा। अब आपकी परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा, और जहां तक सुमन का सवाल है, अब वह आपको नहीं, सीधे मुझे रिपोर्ट करेगी। आपका काम जब ये देख रही है तो इसे ही प्रमोशन मिलना चाहिए। इतना कहकर चेयरमैन जी चले गए। सुमन के प्रमोशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया। आज सुमन खुलकर सांस ले रही थी। उसे अपनी जीत की खुशी थी। ऑफिस की चुनौती को तो जीत लिया था, लेकिन अब सुमन के सामने और एक समस्या खड़ी थी। उसकी शादी की तारीख 1 महीने बाद की ही निकल गई थी। प्रमोशन की बात घर पर बता भी नहीं पाई, और माँ ने कहा, प्रांजल की माँ का फोन आया था, तुम्हें चिरौंजी का उबटन लगाना है और तुम्हें केसर वाला दूध पीने को कहा है। तुम्हारा बच्चा जब भी होगा तब गोरा होगा। इसके लिए अभी से तैयारी करनी है। सुमन को यकीन नहीं हुआ कि उसकी माँ खुद उससे ये कह रही है। माँ, क्या आप मेरी सगी माँ हैं? सुमन ने पूछा, और घर में सन्नाटा छा गया। क्या आप मेरी सगी माँ हैं? ये सवाल सुमन ने अपनी माँ से कर तो लिया, लेकिन जवाब सुनने के लिए वो तैयार नहीं थी। उसकी माँ भी बस उसे देखती रह गई। सुमन उठी और अपने कमरे में चली गई। काला रंग उसकी अपनी मर्जी से तो नहीं हुआ। अगर उसका बस चलता तो समाज से इस रंग रूप के सिस्टम को ही हटा देती। पर सुमन के हाथ में तो उसकी जिंदगी ही नहीं थी। माँ उस दिन के बाद से सुमन से बात नहीं कर रही है। पिताजी हमेशा की तरह मौन। सुमन का दुख सिर्फ उसका भाई देख पा रहा है। शादी के 15 दिन पहले लड़के वालों की एक और डिमांड आ गई। दहेज के सामान के अलावा अब तिलक में लड़के को 1 लाख रुपए और एक सोने की चेन भी चढ़ानी है। प्रांजल की माँ का कहना है कि ये उनके घराने का नियम है। वैसे ही घर गृहस्थी का पूरा सामान सुमन के घर से जा ही रहा था। सुमन के माता पिता ने ये बात भी मान ली। आखिर दहेज तो सदियों से चला आ रहा है। सुमन के रिश्तेदारों ने भी उसे फोन पर बधाई देना शुरू कर दिया था। माता पिता को खुशी तो थी, लेकिन उस दिन के बाद से घर में लोगों ने एक दूसरे से बात करना भी कम कर दिया था। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे कि सुमन के ऑफिस से फोन आ गया। सुमन ऑफिस में ही बेहोश हो गई थी। उसकी तबीयत खराब थी और उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। माँ पापा भागे भागे गए और वहां पहले से ही सोहम को देखकर हैरान हो गए। सोहम सुमन के इमरजेंसी कांटेक्ट में था और पहले सोहम को ही फोन किया गया था। दोनों ने सोहम से इसका कारण पूछा और सोहम ने बिना हिचकिचाहट के कहा, आप लोग दोनों सन्न हो गए। यकीनन उन्होंने अपनी बेटी को इतना फोर्स कर दिया था कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सुमन को होश आया तब तक माँ की हालत रो रो कर खराब हो चुकी थी। उन्होंने सुमन से माफी मांगी और उसे घर चलने के लिए कहा। रात में फिर वही सन्नाटा। सोहम उसी वक्त केक ले आया। माँ पापा इसे देखकर चौंक गए। तब सोहम ने सुमन के प्रमोशन के बारे में बताया। अब सुमन की सैलरी और बढ़ गई थी। प्रांजल का रिश्ता ना होता तो सुमन हंसी खुशी इस वक्त को एंजॉय करती। इतने में प्रांजल की माँ का फिर फोन आया। इस बार एक अजीब सी फरमाइश। इस बार वो चाहती थी कि सुमन की माँ उन्हें ये वादा करे कि सुमन के शरीर पर कोई और दाग नहीं है। कोई और दाग? इससे उनका क्या मतलब है? सुमन के पिताजी ने पूछा। माँ ने कुछ नहीं कहा और आंखों में आंसू भर लिए। मेरे काले रंग के अलावा कोई और दाग नहीं है, बस यही तो जानना चाहती है वो। शायद यह भी सामाजिक कारणों से ही होगा। सुमन ने पिताजी को कहा, हाँ, आपको एक बात और बता दूं। इस बार मेरी सैलरी प्रांजल की सैलरी से 3 गुना हो गई है। सुमन ने कहा। अब पिताजी को भी लग रहा था कि बेटी की शादी तय करने में उन्होंने बहुत जल्दी कर दी। फिर भी वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। दूर दूर के रिश्तेदारों को भी खबर कर दी गई थी। अब शादी को रोकने से बहुत बदनामी होगी। पिताजी ने कहा, आप लोगों को अभी भी बदनामी की पड़ी है। आपको दिख रहा है कि आप दीदी को कितनी बड़ी मुसीबत में ढकेल रहे हैं। फिर भी शायद यही कारण है कि
लोगों के घरों की लड़कियां दहेज के लिए मार दी जाती है या फिर उन्हें जिंदगी भर कुछ ना कुछ सहना पड़ता है। आखिर उनके लिए उनकी बेटियों से ज्यादा जरूरी बदनामी होती है। सोहम ने कहा। छोटा होने के बाद भी सोहम इतना बड़ा कब हो गया सुमन को पता नहीं था। सुमन को इतना जरूर पता था कि उसका भाई उसके साथ है। दीदी एक बात ध्यान रखना, तुम बोझ नहीं हो। तुम उस जैसे लड़के को डिजर्व नहीं करती जो तुम्हारे गुणों से ज्यादा रूप को देखे। आखिर कहाँ कमी है तुम में। आज ऑफिस में मुझे पता चला कि तुमने अपने बॉस के साथ क्या किया। क्या उतना स्टैंड तुम अपने लिए नहीं ले सकती। सोहम ने सवाल किया और सुमन ने चुपचाप माँ पापा को देखा। वो दोनों अभी भी कुछ नहीं बोल रहे थे। दोनों अपने बच्चों को देख रहे थे और दोनों में से किसी ने सुमन से यह नहीं कहा कि शादी में समझौता ना कर। प्रांजल का फोन फिर से आया और इस बार उसने सुमन को कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद उसकी सब्र का बांध टूट गया। प्रांजल ने सुमन से कहा, देखो शादी तो अब हम कर ही रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ कि मुझे थोड़ी गोरी लड़कियां पसंद थी, लेकिन अब तुम हो तो तुम ही सही। बस थोड़ा वजन बढ़ा लो, बाल भी थोड़े लंबे कर लो, कम से कम रंग ना सही, शरीर तो थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। सुमन को लगा कि ये इंसान उसकी कद्र कभी नहीं कर पाएगा। प्रांजल को पता ही नहीं था कि वो किस तरह से सुमन को हर्ट कर रहा है। सुमन ने इस बार प्रांजल से कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इतना कहकर उसने फोन रख दिया, पर उसे पता था कि माँ पापा इस बार ना जाने उसके साथ क्या करे। विमेंस डे का दिन था और सुमन ने फैसला कर लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी में किसी और को दखल नहीं देने देगी। आज सुमन ने अपनी शादी को लेकर वो फैसला कर लिया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। उसने अपने लिए एक नई दुनिया चुन ली थी। यह बात प्रांजल भी नहीं जानता था। प्रांजल का फोन आया और सुमन ने कुछ ऐसा कहा जिससे उसके होश उड़ गए। सुमन ने बिना कुछ सोचे समझे शादी के लिए मना कर दिया। लड़की की तरफ से ना सुनकर प्रांजल के पैरों से जमीन ही खिसक गई थी। ना सुनते ही उसने सुमन से कहा, अच्छा अब तुम मुझे ना करोगी। सारी तैयारियां हो गई हैं, फिर तुम मेरी नाक कटवाओगी। वैसे ही तुमसे शादी को लेकर लोग इतना सुना चुके हैं मुझे, ऊपर से तुम ऐसा करोगी। उसका गुस्सा उफान पर था और सुमन ने फोन काट दिया। सुमन को पता था अब उसके घर पर कॉल आने वाला है। कुछ एक रिश्तेदार पहले से ही घर पर आ गए थे और एकदम से सुमन के शादी से मना करने से बहुत कुछ हो सकता था। सुमन की माँ का फोन बजा और फिर सब शांत। उन्हें पता चल गया था कि सुमन ने शादी से मना कर दिया है। प्रांजल के परिवार वालों ने कहा कि वो घर आकर बात करेंगे। वो आए और फिर शुरू हुआ कलेश। प्रांजल की माँ ने बोलना शुरू किया, ये क्या तरीका है। हमारी बेइज्जती करवानी तो अभी से शुरू कर दी इस लड़की ने। माँ बाप कह रहे हैं कि शादी की तैयारियां करो और लड़की कह रही है कि शादी नहीं करनी। मेरे बेटे से ज्यादा कमाती है तो ज्यादा सिर चढ़ रही है। शक्ल देखी है इसकी। हम फिर भी इज्जत वाले हैं और इस काली माँ के प्रसाद को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, लेकिन इसे देखो। वो बोले जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि बस यहाँ सुमन की बेइज्जती करने आई हो। माँ, मुझे तो लगता है कोई दिक्कत है। इससे मैंने सैलरी स्लिप मांगी थी, वो भी नहीं दी। पता नहीं ज्यादा कमाती भी है या यूं ही। इसके ऑफिस में पता करवाया था मैंने। वो बोल रहे थे प्रमोशन हुआ है, लेकिन इसे देखकर तो नहीं लगता कि प्रमोशन हुआ भी होगा। प्रांजल ने कहा, ऑफिस में पता लगवाया मतलब आप मेरी जासूसी कर रहे हैं। सुमन ने पूछा, तो और क्या करें, पता तो करना पड़ेगा ना कि जिस लड़की को लेकर आ रहे हैं उससे कुछ फायदा भी है या हम ऐसे ही अपने लड़के को बलि चढ़ा रहे हैं। प्रांजल की माँ ने कहा और ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड घूम गया। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उससे शादी को लेकर बलि जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। सुमन इतनी परेशान पहले कभी नहीं हुई जितनी अभी हो रही थी। सुमन की आंखों में आंसू थे और उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तब तो शादी तोड़ना अच्छा है ना।
कम से कम आपका बेटा बलि से बच गया। सुमन की ये बात सुनकर सभी चुप हो गए। देखिए कैसे बोल रही है, ऐसे ही संस्कार दिए थे आपने अपनी बेटी को। इसकी शादी टूट गई तो समाज में क्या थू थू होगी। जानते हैं, प्रांजल की माँ ने सुमन के पापा से कहा और उन्होंने जो जवाब दिया उसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। समाज का तो पता नहीं, लेकिन मुझे इसकी जरूर चिंता है कि अगर यह शादी हो गई तो मेरी बेटी क्या कहेगी। सुमन के पापा ने कहा। पहली बार उन्होंने समाज से दूर अपनी बेटी का साथ दिया था। उन्होंने कहा अगर मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती तो वो नहीं करेगी। इतना होने के बाद भी सब सुमन की माँ की तरफ देख रहे थे। उन्होंने उस दिन के बाद से सुमन से कुछ नहीं कहा था, जिस दिन से उसने सवाल किया था कि क्या वो उसकी सगी माँ है। आप देख रही हैं ये क्या हो रहा है। सुमन क्या कर रही है और आपके पति भी इसमें उसका साथ दे रहे हैं। जानती हैं, बेटी की शादी टूट जाए तो लोग क्या क्या बातें करते हैं। मेरा बेटा तो अभी भी उसे अपनाने को तैयार है। क्या आपने उससे कहा नहीं कि वो कम से कम रोज आईना देखे, जिससे उसे समझ आ जाए कि क्या कर रही है वो। प्रांजल की माँ ने इतना कहा और सुमन की माँ का गुस्सा फूट गया। क्या आपने कभी अपने बेटे को गौर से देखा है। नाटा मोटा, लगभग गंजा, और ये पान मसाले की बदबू। आप क्या सोच रही हैं कि बस उसका रंग थोड़ा सांवला है इसलिए मेरी बेटी बूढ़ी नहीं है। आज आप मेरे सामने ये सब कुछ कह रही हैं, कल को शादी हो जाए तो आप अकेले में मेरी बेटी के साथ क्या करेंगी। और क्या कहा आपने, उसे आईना देखना चाहिए। मेरी बेटी रोज आईना देखती है और अपनी आंखों में इस समझौते वाली शादी का दुख देखती है। मेरी बेटी अब आपके घर नहीं जाएगी, उन्होंने कहा और उनका गुस्से से लाल चेहरा देख सुमन और सोहम दोनों डर गए। मैंने समाज की बातों में आकर अपनी बेटी के साथ हमेशा से गलत किया है। वो इतनी अच्छी है और मैंने हमेशा उसके साथ खराब व्यवहार किया है। आप जैसे लोग होते हैं जिनके कारण लड़की वाले अपनी लड़कियों के साथ गलत करते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन गलती आपकी नहीं मेरी है। आज महिला दिवस है और मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। अगर आज भी मैं अपनी बेटी का साथ नहीं दे सकती तो मेरी बेटी की नजरों में मेरी कभी इज्जत नहीं हो सकती। जो भी खर्च हुआ है उसका हिसाब कर लेते हैं। हमने जितना पैसा आपको दिया है उसे वापस कीजिए, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगी। यह शादी नहीं होगी। माँ को ऐसा बोलते देख सुमन को लगा कि उसकी सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। सुमन ने अपने जीवन में कभी भी अपने माता पिता को इस तरह से अपना साथ देते हुए नहीं देखा था। आखिर माँ पापा होते किस लिए हैं। आप लोग इनसे निपटिए। दीदी को ये सब देखने की जरूरत नहीं है, सोहम ने सुमन से कहा और उसे बाहर ले गया। चलो आज मैं आपको आइसक्रीम खिलाता हूँ, सोहम ने कहा और दोनों आगे चल दिए। पिछले कुछ दिनों में सुमन ने यह समझ लिया था कि खुद के लिए जीना भी जरूरी है। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई हमसे प्यार नहीं करेंगे। सुमन की हालत ऐसी थी मानो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। सुमन और सोहम दोनों को ही अब आगे बढ़ना था। किसी को भी समझौते वाली शादी नहीं करनी चाहिए। अगर जिंदगी में इज्जत नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।